सो द स्टोरी ऑफ विलेज पालमपुर, तो हमारे बुक में ये जो स्टोरी दे रखा है इसका मेन पर्पस है कि हमें प्रोडक्शन का जो बेसिक कंसेप्ट है उसके बारे में पता चले। और ये जो स्टोरी है वो एक हाइपोथेटिकल विलेज के बारे में, यानी कि एक इमेजिनरी विलेज के बारे में है जिसका नाम है पालमपुर, और जहाँ पर फार्मिंग जो है वो एक मेन एक्टिविटी है। इस विलेज में बहुत सारे अदर एक्टिविटीज़ भी लोग जो है वो करते हैं, जैसे कि स्मॉल स्केल मैन्युफैक्चरिंग हो गया, डेयरी हो गया, ट्रांसपोर्ट हो गया, एट्सेट्रा, लेकिन इन सभी को वो लोग लिमिटेड स्केल में ही करते हैं। नाउ इंट्रोडक्शन ऑफ पालमपुर। पालमपुर जो है वो वेल कनेक्टेड है अपने नेबरिंग विलेजेस और टाउन्स के साथ। रायगंज जो कि एक बहुत ही बड़ा विलेज है और वो 3 किलोमीटर दूर है पालमपुर से। एंड ऑल वेदर रोड जो है वो पालमपुर को रायगंज से कनेक्ट करता है और इसके आगे वो एक छोटे से टाउन को भी कनेक्ट करता है जिसका नाम है शाहपुर। बहुत सारे टाइप्स ऑफ ट्रांसपोर्ट जो है वो आपको इस विलेज के रोड में दिखाई देंगे, स्टार्टिंग फ्रॉम बुलेट कार्ट्स, टोंगास, बोगीज जो कि वुडन कार्ट होता है जिसको बफेलो के द्वारा चलाया जाता है, लोडेड विथ जैगरी यानी कि गुड़, उसको लोड किया जाता है जैगरी से यानी कि गुड़ से लोड करके उसको यूज़ किया जाता है ट्रांसपोर्टेशन के लिए। और भी बहुत तरह के मोटर व्हीकल्स आपको देखने को मिलेगा, जैसे कि मोटरसाइकिल्स हो गए, जीप्स हो गए, ट्रैक्टर हो गए, ट्रक्स हो गए, तो ये सभी आपको रोड पर चलते हुए दिखेंगे। इस विलेज में 450 फैमिलीज़ है जो कि अलग अलग कास्ट से बिलोंग करती है। 80 अपर कास्ट फैमिलीज़ हैं जो कि मेजॉरिटी ऑफ द लैंड विलेज में है उसको ओन करती है। उनके जो घर है वो क्वाइट लार्ज है और वो सभी ब्रिक से बने हुए हैं विथ सीमेंट प्लास्टरिंग। जो विलेज में एससी है यानी कि जो दलित्स है वो पूरे पॉपुलेशन से 1/3 है और वो एक कॉर्नर, विलेज के एक कॉर्नर में रहते हैं और उनके जो घर है वो बहुत ही छोटे हैं और वो मड और स्ट्रॉ से बने हुए हैं। बहुत सारे घरों में इलेक्ट्रिक कनेक्शंस है, ट्यूबवेल्स को वो इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करता है जिससे वो लोग इरिगेशन करते हैं और बहुत सारे छोटे छोटे बिजनेस भी इस विलेज में किया जाता है। पालमपुर में 2 प्राइमरी स्कूल है और एक हाई स्कूल भी है। पालमपुर में एक प्राइमरी हेल्थ सेंटर है जो कि गवर्नमेंट के द्वारा चलाया जाता है और एक प्राइवेट डिस्पेंसरी भी है जहाँ पर बीमार लोगों को ट्रीटमेंट प्रोवाइड किया जाता है। तो ये है पालमपुर का सिनेरियो। तो ये जो स्टोरी है पालमपुर का, ये हमें डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रोडक्शन एक्टिविटीज़ जो होते हैं विलेजेस में उनके बारे में बताता है। तो इंडिया में जो फार्मिंग है वो मेन प्रोडक्शन एक्टिविटी होता है विलेजेस में। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा ऑर्गेनाइजेशन ऑफ प्रोडक्शन। तो प्रोडक्शन का मेन एम क्या होता है? गुड्स और सर्विसेज को प्रोड्यूस करना, गुड्स और सर्विसेज बनाना, और इसका 4 एसेंशियल कंपोनेंट्स होता है। पहला है लैंड एंड अदर नेचुरल रिसोर्सेज सच एज वाटर, फॉरेस्ट, मिनरल्स। सेकेंड है लेबर। थर्ड है फिजिकल कैपिटल सच एज टूल्स, मशीन्स, बिल्डिंग्स, रॉ मटेरियल्स, मनी। और बहुत सारे रॉ मटेरियल्स की ज़रूरत होती है प्रोडक्शन के प्रोसेस में, तो मनी भी इम्पॉर्टेंट है प्रोडक्शन प्रोसेस के लिए, यानी कि मनी की भी ज़रूरत होती है। तो ये दोनों जो है यानी कि मनी और रॉ मटेरियल, इन्हें वर्किंग कैपिटल कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि जो मनी और रॉ मटेरियल है वो प्रोडक्शन के प्रोसेस में यूज़ हो जाते हैं, यानी कि ख़त्म हो जाते हैं, यूज़ हो जाते हैं। वहीं जो मशीन्स, बिल्डिंग्स और टूल्स हैं इन सभी को फिक्स्ड कैपिटल कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि इन्हें हम बहुत सालों तक यूज़ कर सकते हैं और ये प्रोडक्शन प्रोसेस में यूज़अप नहीं हो जाते, ख़त्म नहीं हो जाते। तो रॉ मटेरियल्स और मनी को वर्किंग कैपिटल कहा जाता है, वहीं टूल्स, मशीन्स और बिल्डिंग्स को फिक्स्ड कैपिटल कहा जाता है। ओके, तो फोर्थ रिक्वायरमेंट जो है यानी कि फोर्थ जो एसेंशियल कंपोनेंट है प्रोडक्शन प्रोसेस का वो है ह्यूमन कैपिटल। तो ये जो लैंड है, लेबर है और ये जो फिज़िकल कैपिटल है, इन सभी को अच्छे से यूटिलाइज़ करना और एक आउटपुट प्रोड्यूस करना, तो इसके लिए एक ह्यूमन कैपिटल की ज़रूरत होती है। सो फार्मिंग इन पालमपुर, लैंड इज़ फिक्स्ड। तो पालमपुर में जो विलेजर्स है उनका मेन प्रोडक्शन एक्टिविटी क्या है? वो है फार्मिंग, और फार्मिंग से ही उनका वेलबींग जो है वो डिसाइड होता है कि कितना प्रोडक्शन होगा उनके फार्म्स में, उससे उनका वेलबींग डिसाइड होता है। बट देयर इज़ अ बेसिक ऑब्स्टैकल इन रेजिंग फार्म प्रोडक्शन, यानी कि उनका फार्म प्रोडक्शन को इंक्रीज़ होने में एक छोटा सा ऑब्स्टैकल है, प्रॉब्लम है। वो ये है कि लैंड एरिया जो है उनके पास प्रोडक्शन के लिए वो फिक्स्ड है। सेकेंड पॉइंट कि क्या कोई ऐसा तरीका है जिससे वो सेम पीस ऑफ लैंड से ज़्यादा प्रोडक्शन कर सके, यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा क्रॉप्स को उगा सके।
तो रेनी सीज़न में जो फार्मर्स होते हैं वो क्या करते हैं कि ज्वार और बाजरा उगाते हैं, और अक्टूबर और दिसंबर के बीच में वो लोग पोटैटो का कल्टीवेशन करते हैं। विंटर के सीज़न में जो फार्मर्स हैं वो वीट उगाते हैं, और अपने कुछ पार्ट ऑफ लैंड में वो लोग शुगर केन को हार्वेस्ट करते हैं वंस अ ईयर। तो पालमपुर में वेल डेवलप्ड इरिगेशन होने की वजह से जो फार्मर्स हैं वो 3 अलग अलग क्रॉप्स उगा पाते हैं। तो इलेक्ट्रिसिटी की वजह से जो सिस्टम है इरिगेशन का वो बिल्कुल ही बदल चुका है। अब फार्मर्स जो है वो कम टाइम में अपने बड़े फील्ड को इलेक्ट्रिसिटी की हेल्प से इरिगेट कर पाते हैं। मल्टीपल क्रॉपिंग क्या होता है? मल्टीपल क्रॉपिंग मीन्स एक पीस ऑफ लैंड में एक से ज़्यादा क्रॉप्स का उगाना एक साल के अंदर, उसे मल्टीपल क्रॉपिंग कहते हैं। दूसरा तरीका है हाई यील्ड प्रोडक्शन करने का, यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन करने का, वो है मॉडर्न फार्मिंग। तो 1960s में ग्रीन रिवॉल्यूशन के इंट्रोडक्शन की वजह से जो इंडियन फार्मर्स हैं वो अब राइस और वीट को HYV सीड्स से उगा पाते हैं, यानी कि राइस और वीट उगाने के लिए वो लोग HYV सीड्स का यूज़ करते हैं, यानी कि हाई यील्डिंग वैरायटी ऑफ सीड्स का यूज़ करते हैं। अब HYV सीड्स का फ़ायदा क्या है? तो HYV सीड्स जो है वो आपको प्रॉमिस करते हैं कि एक सिंगल प्लांट से आपका ग्रेन्स जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा निकलेगा, यानी कि एक सिंगल प्लांट से आपका ग्रेन जो है वो ज़्यादा अमाउंट में निकलेगा। एज अ रिज़ल्ट वही पीस ऑफ लैंड है, लेकिन अब आपका प्रोडक्शन जो है वो पहले के मुकाबले अब ज़्यादा हो रहा है। तो यही HYV सीड्स का फ़ायदा है। हाउएवर HYV सीड्स को ज़्यादा वाटर की ज़रूरत होती है, केमिकल फर्टिलाइज़र्स और पेस्टिसाइड्स की ज़रूरत होती है ताकि वो अपना बेस्ट रिज़ल्ट दे सके। ओके, नाउ थर्ड पॉइंट है हमारा, विल द लैंड सस्टेन? क्या लैंड जो है वो सस्टेनेबल बना रहेगा? तो मॉडर्न फार्मिंग मेथड्स की वजह से जो लैंड है उसका जो बेस है वो ज़्यादा ओवर यूज़ हो जाता है। केमिकल फर्टिलाइज़र्स का ज़्यादा यूज़ होने की वजह से जो सॉइल है वो अपना फर्टिलिटी खोता जा रहा है, और नेचुरल रिसोर्सेज जैसे कि सॉइल फर्टिलिटी और ग्राउंड वाटर जो है वो कम होते जा रहे हैं, और उनको रिस्टोर करना भी बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है। नेक्स्ट पॉइंट इज़ दैट हाउ इज़ लैंड डिस्ट्रीब्यूटेड बिटवीन द फार्मर्स ऑफ पालमपुर? यानी कि पालमपुर के जो फार्मर्स हैं उनके बीच में लैंड का डिस्ट्रीब्यूशन कैसे है। तो अब आपको पता चल ही गया होगा कि लैंड जो है वो कितना इम्पॉर्टेंट होता है फार्मिंग के लिए। अनफॉर्चुनेटली जितने भी लोग एग्रीकल्चर में इन्वॉल्व होते हैं, एग्रीकल्चर करते हैं, उन सभी के पास सफिशिएंट लैंड नहीं होता कल्टीवेशन के लिए। पालमपुर में 450 में से 1/3 फैमिलीज़ जो है, यानी कि 150 फैमिलीज़ वो लैंड लेस है, यानी कि वो दलित्स फैमिलीज़ है जिनके पास अपना लैंड नहीं है कल्टीवेशन के लिए। 240 फैमिलीज़ जो है वो एक छोटे से प्लॉट ऑफ लैंड में कल्टीवेशन करती हैं जो कि 2 हेक्टेयर से भी छोटा है। और पालमपुर में 60 फैमिलीज़ मीडियम और लार्ज फार्मर्स की है जो कि कल्टीवेशन करती हैं मोर देन 2 हेक्टर्स ऑफ लैंड में, यानी कि 2 हेक्टर से भी ज़्यादा लैंड में वो अपना कल्टीवेशन करती हैं। नेक्स्ट पॉइंट है हु विल प्रोवाइड लेबर? अब लेबर कहाँ से आएंगे? स्मॉल फार्मर्स कल्टीवेट देयर ओन लैंड। स्मॉल फार्मर्स जो है वो अपना खुद का ज़मीन कल्टीवेट करते हैं। मीडियम और लार्ज फार्मर्स जो है वो लेबर्स को हायर करते हैं ताकि उनका फील्ड जो है, उनका जो लैंड है वो कल्टीवेट हो पाए, जो कि या तो लैंडलेस फैमिली से आते हैं या फिर उन फैमिलीज से आते हैं जिनके पास छोटा प्लॉट ऑफ लैंड है, बहुत ही छोटी ज़मीन है। तो फार्म लेबर्स यानी कि जो लेबर्स आते हैं बिग फार्मर्स के लैंड पर कल्टीवेशन करने के लिए, उनके पास कोई राइट नहीं है, उनके पास कोई हक नहीं है कि जो क्रॉप वो लोग उगा रहे हैं उसको वो यूज़ कर सकते, ले सकते हैं। उनको क्या किया जाता है? उनको वेजेस प्रोवाइड किया जाता है जो कि आइदर इन कैश होता है या फिर किसी काइंड के रूप में, यानी कि या तो वो क्रॉप्स दे देते हैं या फिर कुछ उनको दे देते हैं उनके काम के बदले में। समटाइम्स लेबरर्स गेट मील ऑल्सो, कभी कभी उनको मील भी दे दिया जाता है। तो ये जो वेजेस है ये वैरी करता है फ्रॉम रीजन टू रीजन, क्रॉप टू क्रॉप, वन फार्म एक्टिविटी टू अनदर। तो ये वैरी करता है कि वो कैसा, किस रीजन में उगा रहे हैं, कैसा क्रॉप उगा रहे हैं और कैसा फार्म एक्टिविटी वो कर रहे हैं। तो जो फार्म लेबरर्स होते हैं उनको एम्प्लॉयमेंट दिया जाता है या तो डेली बेसिस पे या फिर एक पर्टिकुलर फार्म एक्टिविटी के लिए, जैसे कि हार्वेस्टिंग के लिए और फॉर द होल ईयर। नेक्स्ट पॉइंट इज़ कैपिटल नीडेड इन फार्मिंग। तो मॉडर्न फार्मिंग मेथड्स के लिए बहुत कैपिटल की ज़रूरत होती है, ह्यूज कैपिटल रिक्वायरमेंट होती है।
तो जो स्मॉल फार्मर्स होते हैं वो मनी बोरो करते हैं लार्ज फार्मर से, या फिर विलेज मनी लेंडर से, या फिर ट्रेडर से, जो उनको बहुत सारे इनपुट्स प्रोवाइड करते हैं कल्टीवेशन के लिए। और वो जो लोन उन्हें देते हैं वो उनका इंटरेस्ट रेट भी बहुत ज़्यादा ही हाई होता है, बहुत ज़्यादा होता है। सेकंड, जो मीडियम और लार्ज फार्मर हैं वो अपना खुद की सेविंग से अपने फार्मिंग को चलाते हैं, और वो अपने कैपिटल को भी अपने ही पैसों से अरेंज कर पाते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा सेल ऑफ सरप्लस फार्म प्रोडक्ट्स। तो जो स्मॉल फार्मर्स होते हैं उनके पास छोटा लैंड होता है, छोटी ज़मीन होती है, तो उनका जो कल्टीवेशन है, जो प्रोडक्शन है, वो भी बहुत कम होता है। तो पहले वो क्या करते हैं, अपने फैमिली कंजम्पशन के लिए ग्रेन्स वगैरह निकाल लेते हैं। उसके बाद जो सरप्लस बचता है उसको वो लोग सेल करते हैं। तो उनका जो सरप्लस निकल कर आता है वो बहुत ही कम होता है। वहीं जो मीडियम और लार्ज फार्मर्स हैं उनके पास बड़ी ज़मीन है, तो उनका प्रोडक्शन भी ज़्यादा होता है, तो उनका ज़्यादा सरप्लस निकलता है और वो ज़्यादा मार्केट में सेल कर पाते हैं। तो ये जो मार्केट है वो मीडियम और लार्ज फार्मर्स की वजह से ही चलता है, क्योंकि उनका प्रोडक्शन जो है वो ज़्यादा होता है। नाउ नॉन फार्म एक्टिविटीज़ इन पालमपुर। फार्मिंग के अलावा जो एक्टिविटीज़ है पालमपुर में वो क्या है? 25% ऑफ द पीपल वर्किंग इन पालमपुर, जो पालमपुर में रहते हैं और काम करते हैं, वो एग्रीकल्चर के अलावा कुछ एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व होते हैं। जैसे कि तो पहला है डेयरी, जो कि अदर कॉमन एक्टिविटी है। तो अदर देन एग्रीकल्चर के अलावा कुछ लोग जो है वो डेयरी में इन्वॉल्व होते हैं और वो मिल्क को नियर बाय विलेज में सेल करते हैं। तो दूसरा है एन एग्जांपल ऑफ स्मॉल स्केल मैन्युफैक्चरिंग इन पालमपुर। तो जैसा कि सिटीज़ और टाउन्स में होता है कि बिग फैक्ट्रीज़ में मैन्युफैक्चरिंग का काम किया जाता है, लेकिन पालमपुर में जो लोग स्मॉल स्केल मैन्युफैक्चरिंग में इन्वॉल्व होते हैं वो बहुत ही सिंपल मेथड्स यूज़ करते हैं मैन्युफैक्चरिंग के लिए, और वो ज़्यादातर अपने घरों में या फिर खेतों में ही मैन्युफैक्चरिंग का काम करते हैं, और बहुत ही रेयरली लेबर्स को हायर किया जाता है। तीसरा है द शॉपकीपर्स ऑफ पालमपुर। तो पालमपुर के जो ट्रेडर्स हैं वो क्या करते हैं कि वो बहुत सारे गुड्स को होलसेल मार्केट, सिटीज़ में जो होलसेल मार्केट्स है वहाँ से बहुत सारे गुड्स खरीद लेते हैं और फिर वो उन्हें विलेजेस में सेल करते हैं। बहुत सारे वो सामान होलसेल मार्केट से खरीद लेते हैं और फिर वो उन्हें विलेजेस में सेल करते हैं। जो विलेज में जनरल स्टोर होता है उसमें बहुत प्रकार के आइटम्स जो है वो सेल किए जाते हैं, बहुत वाइड रेंज ऑफ आइटम्स जो है वो सेल किए जाते हैं, जैसे कि राइस, व्हीट, शुगर, टी, ऑयल, बिस्किट, सोप, टूथपेस्ट, बैटरीज, कैंडल्स, नोटबुक्स, पेन, पेंसिल, इवन सम टाइप्स ऑफ क्लॉथ भी सेल किया जाता है। यानी कि बहुत सारे प्रोडक्ट्स आइटम जो है वो लोग सेल करते हैं। चौथा है ट्रांसपोर्ट और फास्ट डेवलपिंग सेक्टर। तो बहुत सारे व्हीकल्स जो है वो रोड्स के थ्रू पालमपुर को रायगंज से कनेक्ट करते हैं। तो लोग जो है वो ट्रांसपोर्ट सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, जैसे कि रिक्शा, टांगा, जीप, ट्रैक्टर, ट्रक ड्राइवर्स, ट्रेडिशनल बुलक कार्ट और बोगी, ये सारे सर्विसेज वो लोग प्रोवाइड करते हैं। तो वो लोग पीपल को और गुड्स को ट्रांसपोर्ट करते हैं एक प्लेस से दूसरे प्लेस तक, और बदले में उन्हें पेड किया जाता है, उन्हें पैसा मिलता है। पीपल एज अ रिसोर्स। पीपल एज अ रिसोर्स कहने का मतलब क्या है? पीपल एज अ रिसोर्स एक ऐसा तरीका है जिससे हम रेफ़र करते हैं एक कंट्री के वर्क फोर्स को इन टर्म्स ऑफ देयर एग्जिस्टिंग स्किल्स एंड एबिलिटीज़। यानी कि कंट्री के जो वर्क फोर्स है, जो काम करने वाले लोग हैं, उनके अंदर जो उनकी स्किल्स और एबिलिटीज़ है वही रिसोर्स है, पीपल रिसोर्स। ह्यूमन कैपिटल। ह्यूमन कैपिटल क्या होता है? ह्यूमन कैपिटल इज़ द स्टॉक ऑफ स्किल्स एंड प्रोडक्टिव नॉलेज एम्बॉयडेड इन ह्यूमन बींग्स। यानी कि ह्यूमन बींग्स के अंदर जो स्किल्स और नॉलेज है वही ह्यूमन कैपिटल है। एक पॉपुलेशन को यानी कि ह्यूमन बींग्स को ह्यूमन कैपिटल बनाने के लिए, यानी कि उनके अंदर स्किल्स और नॉलेज लाने के लिए उन्हें बेटर एजुकेशन, ट्रेनिंग और हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ प्रोवाइड की जाती है। ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन। ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन क्या होता है? जब हम एग्जिस्टिंग ह्यूमन रिसोर्सेज में स्पेंड करते हैं, खर्च करते हैं उनके डेवलपमेंट के लिए, ताकि वो ज़्यादा एडुकेटेड हो, ज़्यादा हेल्दी हो, उसे ही ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन कहते हैं। नाउ ह्यूमन बींग्स बहुत सारे एक्टिविटीज़ परफॉर्म करते हैं जिसे हम ग्रुप कर सकते हैं इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ एंड नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ में। नाउ इकोनॉमिक एक्टिविटीज़। इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ क्या होता है? इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ वो एक्टिविटीज़ होते हैं जो एक ह्यूमन बींग परफॉर्म करता है मनी गेन करने के लिए या फिर
अपने ज़रूरतों को पूरा करने के लिए। द एक्टिविटीज़ ऑफ वर्कर्स, फार्मर्स, शॉपकीपर्स, मैन्युफैक्चरर्स, डॉक्टर्स, लॉयर्स, टैक्सी ड्राइवर्स एक्सेट्रा फॉल अंडर दिस कैटेगरी। वो सब इस कैटेगरी में आते हैं। नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़। नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ क्या होता है? नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ वो एक्टिविटीज़ होता है जिसे एक ह्यूमन बीइंग परफॉर्म करता है लेकिन उसके बदले उसे पैसे नहीं मिलते। दीज आर ऑल्सो कॉल्ड, इसे अनपेड एक्टिविटीज़ भी कहा जाता है। एग्जाम्पल, पूजा पाठ, हाउस कीपिंग, हेल्पिंग द पुअर और डिसेबल्ड, ये सभी जो है नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ होते हैं। नाउ क्लासिफिकेशन ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज़। तो इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ को हम 3 मेन सेक्टर्स में क्लासीफाई कर सकते हैं। पहला है प्राइमरी सेक्टर, दूसरा सेकेंडरी सेक्टर एंड तीसरा टर्शियरी सेक्टर। तो प्राइमरी सेक्टर में जो एक्टिविटीज़ आते हैं जैसे कि एग्रीकल्चर, फॉरेस्ट्री, एनिमल हस्बेंड्री, फिशिंग, पोल्ट्री, फार्मिंग एंड माइनिंग, ये सारे प्राइमरी सेक्टर में आ जाते हैं। इन दिस सेक्टर गुड्स आर प्रोड्यूस्ड बाय एक्सप्लॉइटिंग नेचर। तो प्राइमरी सेक्टर में क्या होता है कि गुड्स प्रोड्यूस होते हैं बाय एक्सप्लॉइटिंग नेचर। सेकेंडरी सेक्टर में मैन्युफैक्चरिंग और कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज़ आ जाते हैं। टर्शियरी सेक्टर, जिसको सर्विस सेक्टर भी बोला जाता है, तो ये बहुत टाइप ऑफ सर्विसेज प्रोवाइड करता है जैसे कि ट्रांसपोर्ट, एडुकेशन, बैंकिंग, इंश्योरेंस, हेल्थ, टूरिज़्म एक्सेट्रा। तो ये सारे जो है वो टर्शियरी सेक्टर है। टर्शियरी सेक्टर जो है वो सर्विसेज प्रोवाइड करता है, इसलिए इसे सर्विस सेक्टर भी बोला जाता है। नाउ मार्केट एक्टिविटीज़ एंड नॉन मार्केट एक्टिविटीज़। इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ जैसे कि प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज कैन बी क्लासिफाइड इनटू मार्केट एक्टिविटीज़ एंड नॉन मार्केट एक्टिविटीज़। तो मार्केट एक्टिविटीज़ जो है वो परफॉर्म किया जाता है रिवॉर्ड के लिए, यानी कि मार्केट एक्टिविटीज़ से आपको प्रॉफिट होता है, आपको मनी मिलता है। वहीं नॉन मार्केट एक्टिविटीज़ जो है वो परफॉर्म किया जाता है फॉर सेल्फ कंजम्पशन। जो प्रोडक्शन होता है नॉन मार्केट एक्टिविटीज़ में वो सेल्फ कंजम्पशन के लिए होता है। इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ बाय मेन एंड वुमेन। There was a division of labor between men and women. Men were paid for their services, यानी कि जो मेन है वो बाहर जाके काम किया करते थे तो उनको अपने सर्विसेज के लिए पेड किया जाता था। ऑन द कंट्रारी जो वुमेन्स हैं उनको उनके सर्विसेज के लिए पेड नहीं किया जाता था। एडुकेशन प्लेड एन इम्पॉर्टेंट रोल फॉर इंडिविजुअल्स टू मेक बेटर यूज़ ऑफ इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज़। एडुकेशन जो है वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है हर एक इंडिविजुअल्स के लाइफ में, ताकि वो बेटर यूज़ कर सके, उसके पास जो इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज़ है उसको बेहतर बना सके, यानी कि खुद को वो बेहतर बना सके ताकि वो भी अपना इनकम जनरेट कर सके। तो बहुत सारे वुमेन्स जो है वो उन जगहों पर काम किया करती थी जहाँ पर कोई जॉब की सिक्योरिटी नहीं है, यानी कि आपकी जॉब जो है वो सिक्योर नहीं है। तो इस सेक्टर में एम्प्लॉयमेंट वाज कैरेक्टराइज्ड बाय इरेगुलर, यानी कि आपको रेगुलर बेसिस पर एम्प्लॉयमेंट नहीं मिलती थी, काम नहीं मिलता था। एंड द इनकम वाज आल्सो लो, इनकम भी बहुत लो था। तो बेसिक फैसिलिटीज़ भी नहीं मिलती थी, यानी कि छुट्टी वगैरह नहीं दी जाती थी, चाइल्ड केयर या अदर सोशल सिक्योरिटी सिस्टम भी नहीं था। हाउएवर वुमेन विथ हाई एजुकेशन एंड स्किल फॉर्मेशन वर पेड हाईली। वहीं जो वुमेन हाई एडुकेटेड थी, उनके अंदर स्किल्स था, उनको ज़्यादा पे किया जाता था। नेक्स्ट टॉपिक इज़ आवर क्वालिटी ऑफ पॉपुलेशन। सो द क्वालिटी ऑफ पॉपुलेशन डिपेंड करता है लिटरेसी रेट पर, लाइफ एक्सपेक्टेंसी पर एंड स्किल फॉर्मेशन एक्वायर्ड बाय द पीपल ऑफ द कंट्री, यानी कि कंट्री के जो लोग हैं उनके अंदर क्या क्या स्किल्स है, इस पर भी क्वालिटी ऑफ पॉपुलेशन जो है वो डिपेंड करता है। रोल ऑफ एडुकेशन। एडुकेशन इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट कॉम्पोनेंट ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, यानी कि एडुकेशन जो है वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट कॉम्पोनेंट है ह्यूमन रिसोर्स को डेवलप करने का। तो लिटरेसी जो है वो हर एक सिटीजन्स के लिए ज़रूरी है ताकि वो अपनी ड्यूटीज़ को परफॉर्म कर पाए और अपने राइट्स को एंजॉय कर पाए। सर्व शिक्षा अभियान which was introduced in the year of 2010 provides elementary education to all the children in the age group of 6 to 14 years। तो जो सर्व शिक्षा अभियान लॉन्च हुआ था 2010 में,
तो वो प्रोवाइड करवाता है एलिमेंट्री एजुकेशन टू ऑल द चिल्ड्रन इन द एज ग्रुप ऑफ 6 to 14 ईयर्स। तो जो बच्चे हैं जो स्कूल आते हैं उनका अटेंडेंस बढ़ाने के लिए, उनका स्कूल के प्रति अट्रैक्शन बढ़ाने के लिए और उनका जो न्यूट्रिशनल स्टेटस है उसे इम्प्रूव करने के लिए, उनको हेल्दी बनाने के लिए एक मिड डे मील स्कीम जो है वो इंट्रोड्यूस्ड हुआ था। नेक्स्ट टॉपिक इज़ आवर हेल्थ। तो एक पॉपुलेशन के हेल्थ में कितना इम्प्रूवमेंट हो रहा है ये एक कंट्री के लिए बहुत ज़्यादा ही मायने रखता है, ये एक कंट्री का प्रायोरिटी है। सो जो नेशनल पॉलिसीज़ भी है उनका भी मेन एम, उनका भी मेन फोकस है एट इम्प्रूविंग द एक्सेसिबिलिटी ऑफ हेल्थ केयर, यानी कि जहाँ पर हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ अवेलेबल नहीं है वहाँ पर हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करवाना और न्यूट्रिशनल सर्विसेज भी प्रोवाइड करवाना, स्पेशली फॉर द अंडर प्रिविलेज सेगमेंट ऑफ द पॉपुलेशन। लास्ट 5 डिकेड्स में इंडिया ने अपने मैन पावर को डेवलप किया है, ह्यूमन रिसोर्सेज को डेवलप किया है, जो प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी सेक्टर में काम करते हैं। अनएम्प्लॉयमेंट, अनएम्प्लॉयमेंट क्या होता है? अनएम्प्लॉयमेंट इज़ सेड टू एग्जिस्ट। अनएम्प्लॉयमेंट तब एग्जिस्ट करता है जब लोगों के अंदर काम करने की इच्छा होती है एट द प्रीवेलिंग वेज रेट्स, यानी कि जितना सैलरी का डिमांड है मार्केट में, जितना रेट है वेज का मार्केट में, उतने पर ही उन्हें काम करने की इच्छा होती है, लेकिन वो खुद के लिए जॉब नहीं ढूंढ पाते, यानी कि जॉब जो है वो लिमिटेड होता है। व्हेन वी टॉक ऑफ अनएम्प्लॉयड पीपल, जब हम अनएम्प्लॉयड पीपल की बात करते हैं तो उस ग्रुप में वो लोग आते हैं जिनका एज ग्रुप होता है बिटवीन 15 to 59 ईयर्स, यानी कि जिनका एज ग्रुप 15 to 59 ईयर्स होता है वही अनएम्प्लॉयड पीपल के ग्रुप में आते हैं। तो जो बच्चे 15 ईयर्स के कम हैं या फिर जो ओल्ड पीपल 60 ईयर्स के अबव है उन्हें अनएम्प्लॉयड पीपल में काउंट नहीं किया जाता। नेचर ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट इन इंडिया, तो इंडिया में 2 टाइप है अनएम्प्लॉयमेंट का, 2 नेचर है। पहला है सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट, दूसरा है डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट। सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट तब होता है जब लोग कुछ महीनों के लिए जॉब नहीं ढूंढ पाते, यानी कि उनको कुछ महीनों के लिए जॉब नहीं मिलती है। कुछ महीने कहने का मतलब कि जब ऑफ सीजन्स होते हैं, यानी कि जब एग्रीकल्चर का काम नहीं होता। फार्म लेबरर्स यूजुअली फेस दिस काइंड ऑफ प्रॉब्लम्स, तो जो फार्म लेबरर्स होते हैं वही इस टाइप ऑफ प्रॉब्लम्स को फेस करते हैं। दूसरा है हमारा डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट। डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट इज़ अनदर काइंड ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट जो कि रूरल एरियाज में देखने को मिलता है। तो डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट एक ऐसा सिचुएशन है जिसमें जितने वर्कर्स की ज़रूरत होती है एक काम करने के लिए, एक काम को करने के लिए जितने वर्कर्स की ज़रूरत होती है उससे ज़्यादा वर्कर्स उसमें इन्वॉल्व्ड होते हैं, तो बेकार के ही कुछ एक्स्ट्रा वर्कर्स उसमें इन्वॉल्व्ड होते हैं। सो द एक्स्ट्रा नंबर्स ऑफ वर्कर्स जो इन्वॉल्व्ड है वही डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयड है। नाउ कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, अनएम्प्लॉयमेंट का इफ़ेक्ट क्या होता है, रिजल्ट क्या होता है? अनएम्प्लॉयमेंट लीड्स टू वेस्टेज ऑफ मैन पावर रिसोर्स। तो जो पीपल अनएम्प्लॉयड है उनका जो पोटेंशियल है वो तो वेस्ट जा रहा है क्योंकि वो खाली बैठे हुए हैं, तो उनका जो पोटेंशियल है वो वेस्ट जा रहा है। सेकेंड इज़ अनएम्प्लॉयमेंट टेंड्स टू इंक्रीज द इकोनॉमिक ओवरलोड दैट इज़ डिपेंडेंस ऑफ अनएम्प्लॉयड ऑन द वर्किंग पॉपुलेशन। कहने का मतलब यह है कि जो वर्किंग पॉपुलेशन है, जो पॉपुलेशन काम कर रही है किसी एक सेक्टर में, किसी एक फील्ड में काम कर रही है, तो जो अनएम्प्लॉयड पीपल हैं वो उनके लिए बोझ बनकर रह जाते हैं, एक बर्डन की तरह होते हैं और उनके ऊपर इकोनॉमिक प्रेशर बना रहता है कि उनको खुद के लिए भी इकोनॉमिक जनरेट करना है, मनी जनरेट करना है, एज वेल एज भी जो अनएम्प्लॉयड है उनके लिए भी इकोनॉमिक जनरेट करना है, तो एक इकोनॉमिक प्रेशर बना रहता है, इकोनॉमिक लोड बना रहता है। थर्ड पॉइंट इज़ अनएम्प्लॉयमेंट में लीड टू एन इंक्रीज इन सोशल अनरेस्ट एंड टेंशन। सो अनएम्प्लॉयमेंट की वजह से लोगों के बीच टेंशन हो सकता है। पॉवर्टी यानी कि गरीबी। सो पॉवर्टी एज अ चैलेंज, तो पॉवर्टी जो है वो मोस्ट डिफ़िकल्ट चैलेंज है जिसे इंडिपेंडेंट इंडिया को फेस करना पड़ता है। पॉवर्टी एक ऐसा कंडीशन है जिसमें जो लोग हैं उनके पास फाइनेंशियल रिसोर्सेज की कमी होती है, और यही नहीं जो एसेंशियल्स थिंग्स है यानी कि जो ज़रूरी सामान है एक मिनिमम स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ जीने के लिए वो भी उनके पास नहीं होता।
पुअर पीपल जो है वो लैंडलेस लेबरर्स हो सकते हैं विलेजेस में, झुग्गी और स्लम ड्वेलर्स जो सिटीज़ और टाउन्स में पाए जा सकते हैं वो हो सकते हैं, डेली वेज वर्कर्स जो कंस्ट्रक्शन साइट्स पे होते हैं वो हो सकते हैं, चाइल्ड हो सकते हैं, चाइल्ड लेबर जो होते हैं, वर्कर्स इन ढाबास और इवन बेगर्स, ये सारे जो है वो पॉवर्टी लाइन में आते हैं। तो पूरे वर्ल्ड में जितना पॉवर्टी है, इंडिया में सबसे ज़्यादा पुअर की कंसंट्रेशन है, यानी कि गरीब लोगों की कंसंट्रेशन है। यहाँ पर एवरी 4th पर्सन इज़ पुअर। तो देखो इंडिया का हालत कितना ख़राब है। तो आपके बुक में 2 टिपिकल केसेस दे रखे हैं पॉवर्टी का। तो ये जो दोनों केसेस है वो हमें पॉवर्टी के डायमेंशंस के बारे में बताते हैं, जिसमें इंक्लूड करता है कि लोगों के पास जो है वो प्रॉपर फूड नहीं होता, प्रॉपर फूड की कमी होती है, शेल्टर, हेल्थ केयर, एजुकेशन एज वेल एज क्लीन वाटर एंड सैनिटेशन की भी लोगों के पास कमी होती है, उनके पास नहीं होता। तो ये जो केसेस है ये हमें दिखाते हैं कि जो डेली बेसिस पे हमें सामान की ज़रूरत होती है एक लाइफ को जीने के लिए, वो भी उनके पास नहीं होता। तो पहला केस है हमारा अर्बन केस और दूसरा है हमारा रूरल केस। तो पहले अर्बन केस। तो राम सरन जो है वो एक डेली वेज वर्कर है, एक फ्लोर मिल में, यानी कि एक आटे की चक्की पर वो काम करता है और उसका लोकेशन भी दे रखा है नियर रांची इन झारखंड। तो जब वो एम्प्लॉयड रहता है, यानी कि जब उसे काम मिलता है, तो वो महीने का 1500 रुपये कमाता है। ही सपोर्ट्स हिज फैमिली ऑफ 6 पर्सन। तो वो अपने फैमिली को सपोर्ट करता है जिसमें 6 लोग रहते हैं। तो इतने से पैसे में वो अपने 6 मेंबर्स के फैमिलीज़ को सपोर्ट करता है और इसके अलावा वो अपने बूढ़े माँ बाप के लिए पैसे भी भेजता है। उसकी वाइफ और उसका जो बेटा है वो भी काम करते हैं, लेकिन फिर भी 4 चिल्ड्रन जो है वो स्कूल नहीं जा पाते, 4 बच्चे जो है वो स्कूल नहीं जा पाते। तो फैमिली जो है वो एक किराए के घर में रहती है जिसमें 1 रूम है और वो जो एरिया है वो सिटी से बाहर है। तो जो बच्चे हैं, जो चिल्ड्रन हैं उस घर के, वो अंडर नरिश्ड हैं और उनके पास बहुत ही कम कपड़े और जूते हैं और इसके अलावा उनके पास कोई हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ भी नहीं है। तो ये था हमारा अर्बन केस। दूसरा है रूरल केस। तो लखा सिंह जो है वो एक लैंडलेस लेबर है, यानी कि उसके पास कोई ज़मीन नहीं है और वो एक छोटे से गांव में रहता है जिस नियर मेरठ इन उत्तर प्रदेश। तो वो फार्मर्स के लिए कुछ काम करके वो अर्न करता है दिन का 50 रुपया। समटाइम्स ही गेट्स सम फूड ग्रेन्स और अदर आइटम्स इंस्टेड ऑफ कैश। तो कभी कभी उसे पैसे के बदले कुछ अनाज वगैरह मिल जाता है। वो पढ़ा लिखा नहीं है और उसके फैमिली में टोटल 8 लोग रहते हैं इन अ कच्चा हट, एक झोपड़ी में नियर द एज ऑफ द विलेज। उनके पास ना ही हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ है और ना ही वो नए कपड़े या सोप या तेल अफोर्ड कर सकते हैं। नाउ पॉवर्टी एनालिसिस बाय सोशल साइंटिस्ट। तो जो सोशल साइंटिस्ट होते हैं वो पॉवर्टी को बहुत सारे एस्पेक्ट से एनालाइज करते हैं। बिसाइड लेवल ऑफ इनकम एंड कंजम्पशन के अलावा वो बहुत सारे एस्पेक्ट देखते हैं पॉवर्टी का। तो वो एस्पेक्ट्स क्या है चलिए देखते हैं। पहला है पुअर लेवल ऑफ लिटरेसी। तो पॉवर्टी का कारण है पुअर लेवल ऑफ लिटरेसी। सेकेंड है मैल न्यूट्रिशन लीडिंग टू पुअर रेसिडेंट्स टू डिजीज़, यानी कि जो गरीब लोग हैं उनकी मैल न्यूट्रिशन की, अंडर नरिश्ड होने की वजह से उनको जल्दी बीमारी हो जाती है। थर्ड है लैक ऑफ एक्सेस टू हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ भी उनके पास नहीं होती है। फोर्थ है लैक ऑफ जॉब अपॉर्चुनिटीज़, उनके पास जॉब अपॉर्चुनिटीज़ की भी कमी होती है। एंड फिफ्थ है लैक ऑफ एक्सेस टू सैनिटेशन एंड सेफ ड्रिंकिंग वाटर एंड सो ऑन। तो वो जहाँ रहते हैं वहाँ पर प्रॉपर सैनिटेशन नहीं होता, साफ़ सुथरा जगह नहीं होता, क्लीन ड्रिंकिंग वाटर भी नहीं होता और बहुत सारी कमी होती है। तो ये कुछ एस्पेक्ट है जिन्हें देखकर जो सोशल साइंटिस्ट है वो पॉवर्टी को एनालाइज करते हैं। नेक्स्ट इज आवर इंडिकेटर्स फॉर पॉवर्टी। सो द मोस्ट कॉमनली यूज्ड इंडिकेटर्स फॉर पॉवर्टी एनालिसिस आर सोशल एक्सक्लूजन एंड वल्नरेबिलिटी। सो पॉवर्टी को एनालाइज करने के लिए जो मोस्ट कॉमनली यूज्ड इंडिकेटर्स है वो है सोशल एक्सक्लूजन और वल्नरेबिलिटी। फर्स्ट इज आवर सोशल एक्सक्लूजन। सो अ सोशल एक्सक्लूजन मीन्स living in a poor surrounding with poor people excluded from enjoying social equality of better of people in the better surrounding। सो सोशल एक्सक्लूजन का मतलब क्या होता है कि पुअर सराउंडिंग में रहना, यानी कि गरीबी में रहना, गरीब लोगों के साथ, और
जो बेटर ऑफ पीपल है, यानी कि जो बेटर पीपल है, जो अच्छे खासे अपनी लाइफ को जी लेते हैं, उस सराउंडिंग से, उस सिचुएशन से बिल्कुल ही दूर रहना। तो सोशल एक्सक्लूशन जो है वो एक कॉज हो सकता है एज वेल एज एक रिजल्ट हो सकता है पॉवर्टी का, जिसकी वजह से जो इंडिविजुअल्स हैं या फिर जो ग्रुप्स हैं वो फैसिलिटीज़, बेनिफिट्स और अपॉर्चुनिटीज़ जो दूसरे इंजॉय करते हैं उससे वो दूर रहते हैं, दूर रह जाते हैं। तो इंडिया में जो कास्ट सिस्टम है वो सोशल एक्सक्लूशन पर बेस्ड है। तो जो लोग एक सर्टेन कास्ट से बिलोंग करते हैं उन्हें इक्वल फैसिलिटीज़, बेनिफिट्स या अपॉर्चुनिटीज़ जो है वो नहीं दिया जाता, जिसकी वजह से जो पॉवर्टी है वो ज़्यादा बढ़ती है और जो इनकम है वो और भी ज़्यादा कम होता जाता है, लोअर होता जाता है। सो वल्नरेबिलिटी क्या होता है? सो वल्नरेबिलिटी एक ऐसा मेजर है जो डिस्क्राइब करता है द ग्रेटर प्रोबेबिलिटी ऑफ सर्टेन कम्युनिटीज़। For example, members of backward caste or individuals, example widow, physically handicapped person of becoming or remaining poor in the coming time. So vulnerability जो है वो एक ऐसा measure है जो कि probability बताता है certain communities के बारे में कि ये communities जो है वो coming time में या तो poor बन जाएंगे या poor ही रहेंगे। जैसे कि एग्जाम्पल जो फिजिकली हैंडीकैप्ड पर्सन है या फिर जो विडो है या फिर जो बैकवर्ड कास्ट है। वल्नरेबिलिटी जो है वो बहुत सारे ऑप्शंस से डिटरमाइंड होता है जो कि डिफरेंट कम्युनिटीज़ के पास अवेलेबल होते हैं इन टर्म्स ऑफ एसेट्स, एडुकेशन, जॉब, हेल्थ एक्सेट्रा एंड एनालाइज देयर एबिलिटी। उनकी एबिलिटी को भी एनालाइज करता है कि वेरियस रिस्क में या फिर वेरियस प्रॉब्लम्स में वो उन्हें फेस कैसे करेंगे। लाइक नेचुरल डिजास्टर्स, नेचुरल कैलामिटीज़ के टाइम जो ग्रुप ज़्यादा रिस्क में होता है उसे वल्नरेबल ग्रुप्स कहा जाता है। नेक्स्ट इज आवर पॉवर्टी लाइन। तो पॉवर्टी लाइन जो है वो एक इमेजिनरी लाइन है जो एक कंट्री यूज करता है टू डिटरमाइन इट्स पॉवर्टी। अपनी पॉवर्टी का पता लगाने के लिए कंट्री जो है वो एक इमेजिनरी लाइन यूज करता है, उसे ही हम पॉवर्टी लाइन कहते हैं। So it is considered appropriate by a country according to its existing social norms, यानी कि अपने existing social status को देखकर एक country जो है वो इसे appropriate या suitable समझता है। It varies from time to time जो है poverty line vary करता है place to place and country to country। So जो मोस्ट कॉमन मेथड है पॉवर्टी को डिटरमाइन करने के लिए वो है इनकम और कंजम्पशन लेवल्स, यानी कि एक पर्सन जो है वो पुअर समझा जाएगा अगर उसका इनकम या कंजम्पशन लेवल जो है वो एक गिवन मिनिमम लेवल यानी कि पॉवर्टी लेवल से कम है, जो कि ज़रूरी है बेसिक नीड्स को फुलफिल करने के लिए। अगर उससे कम है उसका इनकम या कंजम्पशन लेवल तो वो पुअर समझा जाएगा। 2400 कैलोरीज जो है हर एक पर्सन को रूरल एरियाज में चाहिए होता है, जबकि 2100 कैलोरीज जो है वो पर पर्सन को पर डे अर्बन एरियाज में चाहिए होता है। नाउ द मॉनेटरी एक्सपेंडिचर पर कैपिटा नीडेड फॉर बाइंग दिस कैलोरी रिक्वायरमेंट्स आर, तो ये 2011 और 12 के डेटा के हिसाब से है। तो पॉवर्टी लाइन जो है एक पर्सन के लिए फिक्स होता है जो कि 816 रुपये यानी कि 816 रुपीज़ होता है पर मंथ फॉर रूरल एरियाज़ के लिए, वहीं अर्बन एरियाज़ के लिए ₹1000 होता है। तो अगर एक 5 मेंबर का फैमिली 5 मेंबर्स का फैमिली रूरल एरियाज़ में अगर पर मंथ में वो 4080 से अगर वो कम अर्न करता है पर मंथ तो वो पॉवर्टी लाइन के नीचे आता है। वहीं अगर एक फैमिली 5 मेंबर्स का फैमिली अर्बन एरियाज़ में ₹5000 से नीचे अर्न करता है पर मंथ तो वो पॉवर्टी लाइन के नीचे आता है। ये जो पॉवर्टी लाइन है वो रेगुलर बेसिस पर एस्टिमेट होता है नॉर्मली 5 इयर्स के बाद, और वो एक सर्वे करता है, उसके बाद एस्टिमेशन चेंज हो जाता है, डेटा जो है वो चेंज हो जाता है। तो ये सर्वे कौन करता है? NSSO, नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन। नाउ पॉवर्टी लाइन एस्टिमेशन इन इंडिया। इन इंडिया अ सबसिस्टेंस लेवल और मिनिमम लेवल ऑफ फूड रिक्वायरमेंट, जो मिनिमम लेवल होता है फूड रिक्वायरमेंट्स का एज डिटरमाइंड बाय इट्स कैलोरीफिक वैल्यू से वो डिटरमाइंड होता है। क्लोथिंग, फुटवेयर, फ्यूल, लाइटनिंग, एडुकेशनल एंड मेडिकल रिक्वायरमेंट्स एक्सेट्रा आर डिटरमाइंड फॉर एस्टिमेटिंग द पॉवर्टी लाइन। तो इंडिया में एक मिनिमम फूड लेवल का जो रिक्वायरमेंट्स है क्लोथिंग, फुटवेयर, फ्यूल, लाइटनिंग, एडुकेशनल और मेडिकल रिक्वायरमेंट्स,
तो एटसेट्रा जो सभी रिक्वायरमेंट्स है उन सभी को मद्देनज़र रखते हुए पॉवर्टी लाइन को एस्टिमेट किया जाता है। क्योंकि रूरल और अर्बन एरियाज़ में जो नेचर ऑफ वर्क है और जो चीज़ों का दाम है वो डिफरेंट है, इसलिए कैलोरीफिक रिक्वायरमेंट और एक्सपेंडिचर पर कैपिटा आर ऑल्सो डिफरेंट, यानी कि एक्सपेंडिचर और कैलोरीफिक रिक्वायरमेंट दोनों के लिए अलग है, यानी कि रूरल और अर्बन एरियाज़ के लिए अलग है। जो मनी, जो पैसे की ज़रूरत होती है इन कैलोरी रिक्वायरमेंट्स को खरीदने के लिए इन टर्म्स ऑफ फूड ग्रेन्स या फिर अदर आइटम्स, उसको पीरियोडिकली रिवाइज किया जाता है बेस्ड ऑन द राइज इन द प्राइजेस ऑफ दिस गुड्स, यानी कि जब चीज़ों का दाम बढ़ जाता है तो उसे पीरियोडिकली रिवाइज किया जाता है, यानी कि जो मनी वैल्यू है उसको पीरियोडिकली रिवाइज किया जाता है जब चीज़ों का दाम जो है वो बढ़ने लगता है। तो अर्बन एरियाज़ में जो एसेंशियल आइटम्स है, यानी कि जो ज़रूरी सामान है, उन चीज़ों का दाम ज़्यादा होता है इन कंपेयर्ड विथ रूरल एरियाज़ के मुकाबले। एंड सो द पॉवर्टी लाइन इज़ हायर डिस्पाइट हैविंग लो कैलोरीफिक रिक्वायरमेंट्स पर डे, यानी कि पर डे एक अर्बन एरियाज़ में लोगों की जो कैलोरीफिक रिक्वायरमेंट्स है वो बहुत कम होती है, इसके बावजूद भी अर्बन एरियाज़ में जो पॉवर्टी लाइन है वो हायर होता है। क्यों होता है? क्योंकि अर्बन एरियाज़ में जो एसेंशियल आइटम्स है, जो ज़रूरी सामान है, उनका दाम जो है वो ज़्यादा होता है रूरल एरियाज़ के मुकाबले। नाउ ऑर्गेनाइजेशंस इन्वॉल्व्ड इन एस्टिमेटिंग पॉवर्टी लाइन, यानी कि कुछ ऑर्गेनाइजेशंस जो है वो इन्वॉल्व होते हैं पॉवर्टी लाइन को एस्टिमेट करने के लिए, पॉवर्टी लाइन के बारे में पता लगाने के लिए। तो कुछ सर्वे किया जाता है पॉवर्टी लाइन को पता लगाने के लिए, और वो सर्वे कौन करता है? NSSO, यानी कि नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन। तो ये जो ऑर्गेनाइजेशन है वो मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेशन ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंडर है। तो ये जो ऑर्गेनाइजेशन है वो 5 साल के इंटरवल में सर्विस जो है वो कंडक्ट करता है, यानी कि 5 साल के बाद वो सर्विस करवाता है। इट इज़ द लार्जेस्ट ऑर्गेनाइजेशन इन इंडिया में ये सबसे लार्जेस्ट ऑर्गेनाइजेशन है जो कि रेगुलर सोशियो इकोनॉमिक सर्विस जो है वो करवाता है, यानी कि रेगुलर बेसिस पे, यानी कि 5 साल के इंटरवल्स में रेगुलरली वो सोशियो इकोनॉमिक सर्विस करवाता है, और इसे 1950 में इस्टेब्लिश किया गया था। तो पॉवर्टी लाइन को डिटरमाइन करने के लिए बहुत सारे कंट्रीज़ में और उनका कंपैरिजन करने के लिए जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस है लाइक द वर्ल्ड बैंक, वो एक यूनिफॉर्म स्टैंडर्ड मेथड यूज़ करता है। तो इस मेथड के हिसाब से अगर एक पर्सन जो है वो $1.90 से नीचे कमाता है एक दिन में, तो वो पॉवर्टी लाइन के नीचे आता है, और अगर वो $1.90 के ऊपर कमाता है तो वो पॉवर्टी लाइन के ऊपर आता है, यानी कि वो पुअर नहीं है। नाउ पॉवर्टी ट्रेंड्स इन इंडिया। तो इंडिया में जो पॉवर्टी का रेशियो है वो कुछ डिक्लाइन किया है, जैसे कि 1994 में वो 45% था, वहीं 2012 में वो 21.9% हो गया। तो अगर पॉवर्टी का रेशियो इसी तरह से, इसी रेट से इंडिया में अगर डिक्लाइन करता है, तो जो पॉवर्टी का लाइन है वो कुछ सालों में 20% से कम हो जाएगा। नेक्स्ट टॉपिक इज अवर ग्रुप वल्नरेबल टू पॉवर्टी। तो जो पॉवर्टी है सोशल ग्रुप्स और इकोनॉमिक कैटेगरीज में वो बहुत ही डिफरेंट है, इंडिया में वेरी करता है। तो जो सोशल वल्नरेबल ग्रुप्स है वो शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब्स के हाउस होल्ड्स है, यानी कि शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब्स के घर है। इकोनॉमिकली वल्नरेबल ग्रुप्स कंप्राइज रूरल लैंडलेस लेबर हाउस होल्ड्स एंड अर्बन कैजुअल लेबर हाउस होल्ड्स। जो गांव के लैंडलेस लेबर्स होते हैं और जो अर्बन कैजुअल लेबर्स होते हैं, उनका घर जो है वो इकोनॉमिकली वल्नरेबल ग्रुप्स है। हाउएवर लास्ट फ्यू ईयर्स में ये सारे ग्रुप्स जो है, एक्सेप्ट शेड्यूल ट्राइब्स को छोड़कर बाकी सारे जो ग्रुप्स हैं उनकी पॉवर्टी लाइन में डिक्लाइन आई है, उनकी पॉवर्टी लाइन जो है वो कम हुई है। तो पुअर फैमिलीज़ में बहुत सारे डिफरेंसेस होते हैं। ये ऑब्जर्व किया गया है कि जो फीमेल इन्फेंट्स है, यानी कि जो फीमेल चाइल्ड है, वुमेन है, और जो एल्डरली मेंबर्स होते हैं, उन्हें ज़्यादा रिसोर्सेज नहीं दिया जाता, ज़्यादा इक्वल रिसोर्सेज उनके साथ शेयर नहीं किया जाता जो फैमिली के पास अवेलेबल होता है। सो दे आर ऑल्सो कॉल्ड पुअरेस्ट ऑफ द पुअर, इसलिए उन्हें पुअरेस्ट ऑफ द पुअर कहा जाता है। तो इस चीज़ को अच्छे से समझने के लिए आपके बुक में शिवारामन का स्टोरी दे रखा है, जो कि एक रूरल लैंडलेस लेबरर है। इसके फैमिली में 8 मेंबर्स हैं और वो और उसकी वाइफ दोनों काम करते हैं।
तो इसके जो बच्चे हैं वो स्कूल नहीं जा पाते गरीबी की वजह से, तो उसका जो बेटा है उसको ही कभी कभी दूध मिल जाता है और उन्हें बहुत ज़्यादा ही प्रॉब्लम होती है दिन का 2 वक्त का खाना जुटाने में, और उनको बहुत ज़्यादा ही प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है, बहुत ज़्यादा ही प्रॉब्लम होती है दिन का 2 वक्त का खाना जुटाने में। तो ये जो स्टोरी है वो शिबा रामन के सफ़रिंग के बारे में बताता है, जो कि एक एग्रीकल्चरल लेबर है, एग्रीकल्चरल लेबर के रूप में काम करता है और उसे 5-6 महीने के लिए ही काम मिलता है। तो जो सफ़रिंग्स है और जो इनइक्वालिटीज़ है इसके फैमिली में वुमेन और चिल्ड्रन को लेकर वो बहुत ज़्यादा ही है। तो जो गर्ल्स है, जो गर्ल चाइल्ड है, जो लड़कियां हैं, उन्हें स्कूल नहीं भेजा जाता और ना ही उन्हें दूध दिया जाता है पीने के लिए। वहीं जो यंगेस्ट चाइल्ड है, यानी कि जो सबसे छोटा बच्चा है, वो एक सन है, वो एक लड़का है, तो उसे कभी कभी दूध मिल जाता है और उसके जो पेरेंट्स हैं उन्होंने उसके एडुकेशन के लिए भी प्लान कर रखा है। तो इससे आपने देखा कि इसके फैमिली में कितने डिफरेंसेस हैं। नेक्स्ट टॉपिक इज़ आवर इंटर स्टेट डिस्पैरिटीज़। तो जो प्रोपोर्शन है पुअर पीपल का वो सभी स्टेट में सेम नहीं होता। रिसेंट एस्टीमेट से पता चला है कि पूरे इंडिया में जो हेड काउंट रेशियो है वो 21.9% था इन 2011 एंड 12 के हिसाब से। तो स्टेट्स लाइक मध्य प्रदेश, आसाम, उत्तर प्रदेश, बिहार एंड उड़ीसा हैड ऑल इंडिया पॉवर्टी लेवल। तो बिहार और उड़ीसा जो है वो 2 पुअरेस्ट स्टेट्स हैं जिनका पॉवर्टी रेशियो है 33.7% एंड 37.6% रिस्पेक्टिवली। तो रूरल पॉवर्टी के साथ साथ जो अर्बन पॉवर्टी है वो भी हाई है उड़ीसा में, मध्य प्रदेश में, बिहार में और उत्तर प्रदेश में। इन स्टेट्स लाइक केरला, जम्मू कश्मीर, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, गुजरात, वेस्ट बंगाल देयर इज़ द सिग्निफिकेंट डिक्लाइन इन पॉवर्टी। तो इन सारे स्टेट्स में जो पॉवर्टी है उसमें डिक्लाइन आया है। तो जिन स्टेट्स ने पॉवर्टी को कम किया है उन्होंने बहुत सारे डिफरेंट मेथड्स यूज़ किए थे पॉवर्टी को कम करने के लिए। तो कुछ एग्जांपल्स है, जैसे कि पंजाब और हरियाणा में एग्रीकल्चर का जो ग्रोथ रेट है वो काफ़ी ही इंक्रीज़ हो गया है ग्रीन रिवोल्यूशन की वजह से। तो केरला ने अपने ह्यूमन रिसोर्सेज को डेवलप किया है, कैसे? बाय इन्वेस्टिंग मोर इन एडुकेशन। एडुकेशन में इन्वेस्ट करके केरला ने ह्यूमन रिसोर्सेज को डेवलप किया है। वेस्ट बंगाल ने पॉवर्टी को कम किया है बाय इम्प्लीमेंटिंग लैंड रिफॉर्म्स। लैंड रिफॉर्म्स को इम्प्लीमेंट करके वेस्ट बंगाल ने पॉवर्टी को कम किया है। तो फूड ग्रेन्स को यानी कि अनाज को पब्लिकली डिस्ट्रीब्यूट करना सब्सिडी प्राइसेस में आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु में किया गया है और इस मेथड ने पॉवर्टी रिडक्शन में काफ़ी ही हेल्प किया है। तो जम्मू एंड कश्मीर ने अपने स्टेट में बहुत सारी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ को लेकर आया है और एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ को बढ़ाया है। तो इन सभी एग्जाम्पल से आपने देखा कि कैसे डिफरेंट स्टेट्स ने पॉवर्टी को कम करने के लिए क्या क्या मेथड्स यूज़ किए थे। नाउ ग्लोबली पॉवर्टी का सिनेरियो कैसा है? ऑल्दो बहुत ज़्यादा ही पॉवर्टी का लेवल जो है वो रिड्यूस हुआ था, तो जो लोग जो डिफरेंट कंट्रीज़ में रहते हैं इन एक्सट्रीम इकोनॉमिक पॉवर्टी, जैसे कि वर्ल्ड बैंक ने डिफ़ाइन किया था कि अगर एक पर्सन जो है वो $1.90 पर डे से कम कमाता है तो वो पॉवर्टी लाइन में आता है। तो पॉवर्टी लेवल का जो रेशियो है वो कम हुआ है। 1990 में जो 36% था वो कम होके 2015 तक 10% हो गया। ग्लोबली जो पॉवर्टी का लेवल है वो कम हुआ है, लेकिन अभी भी कंट्रीज़ में बहुत सारे ग्रेट रीजनल डिफरेंसेस हैं। तो जो डिफरेंट कंट्रीज़ में पॉवर्टी का जो प्रोपोर्शन है वो डिफ़ाइन किया जाता है इंटरनेशनल पॉवर्टी लाइन के थ्रू। तो पॉवर्टी जो है वो चाइना और साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज़ में कम हुआ है क्योंकि वहाँ पर इकोनॉमिक ग्रोथ ज़्यादा हुआ है और उन्होंने ह्यूमन रिसोर्स पर बहुत ज़्यादा ही इन्वेस्टमेंट किया ह्यूमन रिसोर्स को डेवलप करने के लिए। तो चाइना में जो गरीब लोग थे 1981 में वो 88.3% थे, जो 2008 तक कम होके 14.7% हो गए और 2019 तक कम होके 0.6% हो गए। नाउ साउथ एशियन कंट्रीज़ जैसे कि इंडिया, पाकिस्तान, श्रीलंका, नेपाल, बांग्लादेश, भूटान, तो यहाँ पर भी जो पॉवर्टी है वो कम हुआ है। 2005 में जो 34% था वो कम होके 2014 तक 15.2% हो गया।
तो पॉवर्टी डिक्लाइन होने की वजह से जो पुअर का परसेंटेज है वो कम हुआ है। परसेंटेज कम होने की वजह से उनका नंबर्स भी जो है वो कम हुआ है। फ्रॉम 2005 में जो 510.4 मिलियन थे वो कम होके 2013 तक 274.5 मिलियन हो गए। सब सहारन अफ्रीका में पॉवर्टी जो है वो डिक्लाइन हुआ है, जो कि 2005 में 51% था, वो कम होके 2018 में 40.2% हो गया। लैटिन अमेरिका में भी पॉवर्टी का रेशियो जो है वो कम हुआ है। 2005 में लैटिन अमेरिका में पॉवर्टी का रेशियो 10% था, वो कम होके 2018 में 4% हो गया। तो यूनाइटेड नेशंस ने जो न्यू सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स लागू किए हैं स्टेट में, वो ये कहता है कि 2030 तक सारे पॉवर्टी जो है वो यूनाइटेड नेशन से ख़त्म हो जाएगा। मतलब हर तरह का जो पॉवर्टी यूनाइटेड नेशंस में है वो 2030 तक पूरी तरह से ख़त्म हो जाएगा। इकोनॉमिक ग्रोथ एक ऐसा टर्म है जो डिफाइन करता है एन इंक्रीज इन रियल आउटपुट ऑफ अ कंट्री, यानी कि एक कंट्री का रियल आउटपुट कितना इंक्रीज हुआ है वही हमें इकोनॉमिक ग्रोथ बताता है। कॉजेस ऑफ पॉवर्टी का कॉजेस क्या है? तो हिस्टोरिकली जब ब्रिटिश कॉलोनियल एडमिनिस्ट्रेशन था वहाँ से 1947 तक इकोनॉमिक डेवलपमेंट का जो लेवल है वो बहुत ज़्यादा ही कम हुआ था। उन्होंने ट्रेडिशनल हैंडीक्राफ्ट और इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट को डिस्करेज किया था, रोक दिया था, जिसकी वजह से जॉब अपॉर्चुनिटीज़ और इनकम ग्रोथ जो है वो बहुत कम हो गया था। तो इंडिया इंडिपेंडेंट होने के बाद भी इंडिया में जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट था वो बहुत ही कम था और वो बहुत सालों तक रहा। एंड पॉपुलेशन बढ़ने की वजह से पर कैपिटा इनकम भी बहुत कम हो गया, जिसकी वजह से पॉवर्टी जो है वो इंक्रीज़ हो गई। ग्रीन रिवॉल्यूशन आने की वजह से एग्रीकल्चर में बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज़ आए, लेकिन वो कंट्री के कुछ एरियाज तक ही लागू हो पाए थे। फोर्थ पॉइंट की पॉपुलेशन बढ़ने की वजह से जो जॉब सीकर्स थे उनके भी नंबर बढ़े, तो वो अर्बन एरियाज में कम सैलरी में काम करने के लिए तैयार थे, क्योंकि जॉब बहुत ही कम थी और लोग ज़्यादा थे। इसलिए इसकी वजह से जो पॉवर्टी है वो टाउन्स और सिटीज़ में भी फैल गई। फिफ्थ पॉइंट की सोशियो कल्चरल यानी कि ट्रेडिशंस और इकोनॉमिक फैक्टर्स की वजह से एक्स्ट्रा एक्सपेंडिचर होता है, यानी कि ज़्यादा खर्च होता है, विच अल्टीमेटली इंक्रीजेस पॉवर्टी। नेक्स्ट पॉइंट की लैंड और अदर रिसोर्सेज का जो डिस्ट्रीब्यूशन है कंट्री में वो अनइक्वल है, जिसकी वजह से इनकम इनइक्वालिटीज ज़्यादा है। नेक्स्ट पॉइंट की लैंड रिफॉर्म्स जो है वो प्रॉपरली इम्प्लीमेंट नहीं हुए हैं एंड लैक ऑफ एडिक्वेट लैंड रिसोर्सेज की कमी की वजह से भी बहुत सारे पीपल जो है वो पुअर है। नेक्स्ट एक और पॉइंट की जो स्मॉल फार्मर्स होते हैं, जो छोटे फार्मर्स होते हैं, वो मनी बोरो करते हैं सीड, फर्टिलाइज़र और पेस्टिसाइड वगैरह खरीदने के लिए, और बाद में वो उन्हें पे नहीं कर पाते और वो डेप्ट में फंस जाते हैं, उन पे कर्ज आ जाता है। तो ये जो सिचुएशन है ये पॉवर्टी का कॉज भी है और इफेक्ट भी है। नाउ एंटी पॉवर्टी मेजर्स, तो पॉवर्टी को हटाना इंडिया के डेवलपमेंट के लिए ये एक मेजर ऑब्जेक्टिव है, और जो करंट एंटी पॉवर्टी स्ट्रैटेजी है गवर्नमेंट का वो दो ऑब्जेक्टिव पर बेस करता है। पहला है प्रमोशन ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ और दूसरा है टारगेटेड एंटी पॉवर्टी प्रोग्राम्स। प्रमोशन ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ, तो जो गवर्नमेंट है उसने लास्ट फ्यू इयर्स में इकोनॉमिक ग्रोथ में प्रमोट किया है। इकोनॉमिक ग्रोथ जो है वो 1980s तक बहुत ज़्यादा ही कम था, लेकिन अब वो बहुत इंक्रीज़ कर गया है, जिसकी वजह से जो पॉवर्टी है वो कम हुआ है। नाउ जितना इकोनॉमिक ग्रोथ होगा उतना ही पॉवर्टी जो है वो कम होता जाएगा। तो दोनों के बीच, इकोनॉमिक ग्रोथ और पॉवर्टी रिडक्शन के बीच में एक स्ट्रॉन्ग लिंक है। तो इकोनॉमिक ग्रोथ जो है वो अपॉर्चुनिटीज़ बढ़ाता है और लोगों के पास रिसोर्सेज जो है वो पहुंचते हैं ताकि वो ह्यूमन डेवलपमेंट में इन्वेस्ट कर सके। तो हाई इकोनॉमिक ग्रोथ की वजह से जो लोग हैं वो अब अपने बच्चों को स्कूल भेज पाते हैं, इंक्लूडिंग गर्ल चाइल्ड, और वो इस आशा में भेजते हैं कि जब वो उनके एजुकेशन पर इन्वेस्ट करेंगे तो उनको इससे ज़्यादा अच्छे रिटर्न्स मिलेंगे। एग्रीकल्चरल सेक्टर में ग्रोथ कम होने की वजह से बहुत सारे पीपल जो है रूरल एरियाज में अभी भी पुअर है। नेक्स्ट इज आवर टारगेटेड एंटी पॉवर्टी प्रोग्राम्स। तो गवर्नमेंट ने बहुत सारे एंटी पॉवर्टी प्रोग्राम्स लॉन्च किए हैं फ्रॉम 1990,
और इन प्रोग्राम्स का जो रिजल्ट है वो मिक्स होकर आया है। क्यों? ड्यू टू लैक ऑफ प्रॉपर इम्प्लीमेंटेशन एंड इम्प्रॉपर टारगेटिंग की वजह से इसका रिजल्ट जो है वो अच्छा नहीं आया है। ऑल्सो सम स्कीम्स ओवरलैप अदर्स, बहुत सारी स्कीम्स हैं जो एक दूसरे को ओवरलैप करती हैं, जिसकी वजह से इन स्कीम्स का जो बेनिफिट है वो डिजर्विंग पुअर के पास नहीं पहुंच पाता। अब गवर्नमेंट ने तय किया है कि वो अब प्रॉपर मॉनिटरिंग रखेगी इन सभी प्रोग्राम्स के ऊपर। एंटी पॉवर्टी मेजर्स, तो आपके बुक में कुछ इम्पॉर्टेंट स्कीम्स दे रखे हैं जो कि लॉन्च हुए थे। तो पहला है महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट 2005। तो इस एक्ट का मेन एम है कि वो 100 डेज ऑफ वेज एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करवाए हर एक हाउस होल्ड को, यानी कि हर एक घर में वो 100 डेज ऑफ एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करवाए। सेकेंड की 1/3 ऑफ द जॉब्स जो है वो रिजर्व होते हैं वुमेन के लिए। थर्ड की इस स्कीम में SC/ST वुमेन का जो शेयर है वो है 23%, 17% और 53%। फोर्थ की 2006 और 7 में एवरेज वेज जो है वो 65 रुपीज़ पर डे दिया जाता था, जो कि इंक्रीज होके 2013 और 14 में 132 रुपीज़ पर डे हो गया। सेकेंड इज़ आवर प्राइम मिनिस्टर रोजगार योजना। तो ये स्टार्ट हुआ था 1993 में। तो इस प्रोग्राम का जो मेन एम है कि वो सेल्फ एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड करवाए एडुकेटेड यूथ को जो कि अनएम्प्लॉयड होते हैं इन रूरल एरियाज़ एंड स्मॉल टाउन्स में। जो यूथ अनएम्प्लॉयड हैं उनके लिए सेल्फ एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड करवाए। उनको हेल्प किया जाता है कि वो खुद का एक छोटा सा बिजनेस या इंडस्ट्री सेटअप करें। नेक्स्ट इज़ आवर रूरल एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम। तो ये लॉन्च हुआ था 1995 में और इस प्रोग्राम का जो मेन एम है कि वो सेल्फ एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड करवाए रूरल एरियाज और स्मॉल टाउन्स में। और इस प्रोग्राम का जो मेन टारगेट है कि वो 25 लाख न्यू जॉब्स जो है वो उसने सेटअप करवाया है अंडर 10th 5-year प्लान। नेक्स्ट इज़ आवर स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना। तो ये लॉन्च हुआ था 1999 में और इस प्रोग्राम का जो मेन एम है कि वो पुअर फैमिलीज जो कि पॉवर्टी लाइन के नीचे हैं उन्हें पॉवर्टी लाइन के ऊपर लाए बाय ऑर्गेनाइजिंग देम इनटू सेल्फ हेल्प ग्रुप्स, यानी कि जो पुअर फैमिलीज जो कि पॉवर्टी लाइन के नीचे हैं उनको पॉवर्टी लाइन के ऊपर लेकर आए बाय ऑर्गेनाइजिंग देम इनटू सेल्फ हेल्प ग्रुप्स। नेक्स्ट इज़ आवर प्रधानमंत्री ग्रामोदया योजना। तो ये लॉन्च हुआ था 2000 में। तो इसमें जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उसने स्टेट गवर्नमेंट को बेसिक सर्विसेज जो है वो उन पर फोकस करने के लिए कहा था, जैसे कि प्राइमरी हेल्थ, प्राइमरी एजुकेशन, रूरल शेल्टर, रूरल ड्रिंकिंग वाटर एंड रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन। नाउ चैलेंजेस टू पॉवर्टी रिडक्शन। तो पॉवर्टी को कम करना इंडिया में ये अभी भी बहुत ही बड़ा चैलेंज है ड्यू टू वाइड डिफरेंसेस। बहुत सारे डिफरेंसेस की वजह से, रीजन्स में बहुत सारे डिफरेंसेस की वजह से, एज वेल एज रूरल और अर्बन एरियाज में डिफरेंसेस की वजह से। इसके अलावा जो पॉवर्टी है वो सिर्फ खाने की कमी पर डिपेंड नहीं करता, इसके अलावा बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं लाइक एडुकेशन, हेल्थ केयर, शेल्टर, जॉब सिक्योरिटी, जेंडर इक्वालिटी, डिग्निटी एंड सो ऑन। तो ये सभी जो है वो हमें ह्यूमन पॉवर्टी का कंसेप्ट देते हैं और पॉवर्टी रिडक्शन जो है वो एक्सपेक्ट किया गया है कि कुछ सालों में, कुछ 10-15 सालों में जो पॉवर्टी है वो कम हो जाएगा। तो एंटी पॉवर्टी मेजर्स के अलावा गवर्नमेंट को कुछ और चीज़ों पर भी फोकस करना चाहिए पॉवर्टी को रिड्यूस करने के लिए, लाइक हायर इकोनॉमिक ग्रोथ, यूनिवर्सल फ्री एलिमेंट्री एजुकेशन, द डिक्रीज इन पॉपुलेशन ग्रोथ, एम्पावरमेंट ऑफ वुमेन एंड वीकर सेक्शन। तो इन सभी चीज़ों पर भी गवर्नमेंट को फोकस करना चाहिए पॉवर्टी को कम करने के लिए। तो दैट्स इट, ये था हमारा चैप्टर। आई होप आप लोग को समझ में आ गया होगा। फूड सिक्योरिटी इन इंडिया। तो फूड सिक्योरिटी का मतलब क्या होता है? फूड सिक्योरिटी मीन्स अवेलेबिलिटी, एक्सेसिबिलिटी एंड अफोर्डेबिलिटी ऑफ फूड टू ऑल द पीपल एट ऑल टाइम्स। यानी कि
सो अवेलेबिलिटी ऑफ फूड कहने का मतलब क्या है? अवेलेबिलिटी ऑफ फूड मीन्स कि जो फूड का प्रोडक्शन है वो कंट्री के अंदर हो और जो प्रीवियस ईयर का स्टॉक है वो गवर्नमेंट के ग्रेनरीज में अच्छी तरह से स्टोर हो, ताकि जब फूड की कमी हो तो उसे यूज़ किया जा सके। एक्सेसिबिलिटी मतलब कि जो फूड है वो सबके पहुंच में हो। और अफोर्डेबिलिटी का मतलब क्या होता है कि एक इंडिविजुअल के पास इनफ मनी हो ताकि वो सफिशिएंट, सेफ और न्यूट्रिशियस फूड अपने लिए खरीद सके। तो फूड सिक्योरिटी जो है वो कंट्री में तभी इंश्योर होता है जब कंट्री में सभी लोगों के लिए इनफ फूड अवेलेबल हो। सेकंड की सभी पीपल की कैपेसिटी हो कि वो उस फूड को खरीद सके। और तीसरा कि जो फूड हो वो सबके पहुंच में हो और कोई बाधा ना हो, कोई प्रॉब्लम्स ना हो और वो सबके पास आसानी से पहुंच सके। नीड ऑफ फूड सिक्योरिटी, तो फूड सिक्योरिटी की क्या ज़रूरत है? तो पहला पॉइंट है कि जो सोसाइटी के पुअरेस्ट सेक्शंस है वो ज़्यादातर टाइम फूड इनसिक्योर रहते हैं, यानी कि उनको खाने की कमी होती है। सेकंड की जो पर्सन्स पॉवर्टी लाइन के ऊपर आते हैं वो भी फूड इनसिक्योर रह सकते हैं जब कंट्री को नेचुरल डिजास्टर या कैलामिटीज फेस करना पड़ता है, जैसे कि अर्थक्वेक आ गया, फ्लड आ गया, सुनामी आ गया या फिर क्रॉप्स का फेलियर हो गया या फिर सूखा पड़ गया। तो इस टाइप के सिचुएशंस में जो पीपल पॉवर्टी लाइन के ऊपर है वो भी फूड इनसिक्योर हो सकते हैं। तो इन्हीं दो रीजंस की वजह से फूड सिक्योरिटी की ज़रूरत है। तो कैलामिटीज़ के टाइम फूड सिक्योरिटी जो है वो कैसे इफ़ेक्ट होता है? तो पहला पॉइंट है कि नेचुरल कैलामिटीज़ की वजह से, जैसे कि ड्राउट की वजह से जो टोटल प्रोडक्शन है फूड ग्रेन्स का वो कम हो जाता है, जिसकी वजह से फूड का शॉर्टेज हो जाता है और जो प्राइजेस है, जो चीज़ों के दाम है वो भी बढ़ जाते हैं। सेकेंड पॉइंट की जो हाई प्राइजेस हो जाते हैं, यानी कि चीज़ों के दाम जो है वो बढ़ जाते हैं, तो बहुत सारे ऐसे पीपल हैं जो उसको अफोर्ड नहीं कर सकते, उसको खरीद नहीं सकते। तीसरा कि अगर कोई ऐसा कैलेमिटी आता है जो बहुत बड़े एरियाज पर होता है या फिर ज़्यादा टाइम के लिए होता है तो स्टार्वेशन जैसी सिचुएशन भी आ सकती है। नाउ फेमाइन क्या होता है? अ मैसिव स्टार्वेशन माइट टर्न्स इनटू अ फेमाइन। तो बहुत ज़्यादा ही स्टार्वेशन जब होता है, भूखमरी होता है, तो वो फेमाइन में चेंज हो जाते हैं, तो उसे हम फेमाइन कहते हैं। तो फेमाइन की वजह से क्या होता है कि बहुत सारे लोगों को स्टार्वेशन की वजह से उनकी डेथ हो जाती है, उनकी मौत हो जाती है और कंटामिनेटेड वाटर और डिकेइंग फूड खाने से उनको डिजीजेस होने लगती है और उनका जो बॉडी का रेजिस्टेंस है वो स्टार्वेशन की वजह से कमज़ोर होने लगता है, यानी कि उनका जो बॉडी है उसका जो रेजिस्टेंस कैपेसिटी है वो भी कम होने लगता है, उनका बॉडी जो है वो वीक होने लगता है। तीसरा एक एग्जाम्पल दे रखा है कि बंगाल में 1943 में एक बहुत ही डिवास्टेटिंग फेमाइन आया था जिसमें 30 लाख पीपल जो है वो मर गए थे। चौथा कि आज भी ऐसे प्लेसेस है जैसे कि कालाहंडी और काशीपुर जो कि उड़ीसा में है, जहां पर फेमाइन लाइक कंडीशन आज भी मौजूद है बहुत सालों से और वहां पर स्टार्वेशन की वजह से बहुत सारे लोगों की जो है जान चली गई है। देयरफॉर फूड सिक्योरिटी इज नीडेड इन अ कंट्री टू इंश्योर फूड एट ऑल टाइम्स। फूड इनसिक्योर, तो फूड इनसिक्योर कौन कौन है? पहला कि वो ग्रुप्स जिनके पास या तो ज़मीन नहीं है या फिर बहुत ही छोटी ज़मीन है जिस पर वो खेती बाड़ी वगैरह करके अपना गुजारा कर सके। सेकंड की जो ट्रेडिशनल आर्टिसंस है, यानी कि पॉटर्स वगैरह या फिर जो ट्रेडिशनल सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं या फिर जो सेल्फ एम्प्लॉयड वर्कर्स है और जो बेगर्स है, वो सभी जो है फूड इनसिक्योर ग्रुप्स है। तो थर्ड की अर्बन एरियाज में फूड इनसिक्योर फैमिलीज कौन है? वो फैमिलीज है जिनके मेंबर्स या तो बहुत ही कम सैलरी में काम करते हैं या फिर कैजुअल लेबर मार्केट में काम करते हैं। तो लार्जली वो लोग सीजनल एक्टिविटीज़ करते हैं जिसकी वजह से उनको बहुत कम वेजेस मिलता है और वो अपना सर्वाइवल के लिए भी पैसा जो है वो जितना सर्वाइवल के लिए पैसा चाहिए होता है उतना भी वो लोग जमा नहीं कर पाते हैं। फोर्थ की शेड्यूल्ड कास्ट, शेड्यूल्ड ट्राइब्स एंड सम सेक्शंस ऑफ ओबीसीज हु हैव ईदर पुअर लैंड बेस और वेरी लो प्रोडक्टिविटी आर प्रोन टू फूड इनसिक्योर। फिफ्थ की जो लोग नेचुरल डिजास्टर से अफेक्टेड होते हैं और वो दूसरे एरियाज में जाते हैं
काम की तलाश में वो ज़्यादातर फूड इनसिक्योर होते हैं। सिक्स्थ की अ लार्ज proportion ऑफ प्रेग्नेंट एंड नर्सिंग मदर्स एंड चिल्ड्रन अंडर द एज ऑफ 5 ईयर constitute एन इम्पॉर्टेंट सेगमेंट ऑफ फूड इनसिक्योर पॉपुलेशन। तो जो प्रेग्नेंट और नर्सिंग मदर्स होती और कुछ बच्चे जो 5 इयर्स के नीचे होते हैं वो ज़्यादातर फूड इनसिक्योर होते हैं। सेवेंथ की द स्टेट्स ऑफ उत्तर प्रदेश, ईस्टर्न एंड साउदर्न पार्ट्स में बिहार, झारखंड, उड़ीसा, वेस्ट बंगाल, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश एंड महाराष्ट्र अकाउंट फॉर लार्जेस्ट नंबर ऑफ फूड इनसिक्योर पीपल इन द कंट्री। तो इन स्टेट्स में लार्ज नंबर ऑफ फूड इनसिक्योर पीपल है। नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज आवर हंगर। तो हंगर जो है वो एक दूसरा एस्पेक्ट है जो कि फूड इनसिक्योरिटी को इंडिकेट करता है। सो हंगर जो है वो पॉवर्टी का सिर्फ एक एक्सप्रेशन नहीं है, यानी कि वो ना सिर्फ पॉवर्टी के बारे में बताता है बल्कि हंगर जो है वो पॉवर्टी को लाता भी है। फूड सिक्योरिटी का जो मेन अटेंटमेंट है, यानी कि मेन जो मुद्दा है वो ये है कि जो हंगर है उसको एलिमिनेट करना, यानी कि उसको खत्म करना एंड रिड्यूसिंग द रिस्क ऑफ फ्यूचर हंगर। सो हंगर जो है वो 2 टाइप्स का होता है। पहला है क्रॉनिक हंगर और दूसरा है सीजनल हंगर। तो क्रॉनिक हंगर क्या होता है कि जो पुअर पीपल होते हैं उनकी लो वेजेस की वजह से, लो इनकम की वजह से वो अपना बेसिक नीड यानी कि जो बेसिक फूड्स है उनको भी वो खरीद नहीं पाते, अपने डाइट को मेंटेन नहीं कर पाते, तो उसको क्रॉनिक हंगर बोलते हैं, जिसमें जो लोग हैं वो लो इनकम की वजह से अपने फूड की रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल नहीं कर पाते हैं। दूसरा है सीजनल हंगर। सीजनल हंगर जो है वो हार्वेस्टिंग से रिलेटेड है। तो सीजनल हंगर जो है वो ग्रोइंग और हार्वेस्टिंग के साइकिल से रिलेटेड होता है। तो सीजनल हंगर जो है वो रूरल एरियाज में सीजनल नेचर ऑफ एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज़ की वजह से होता है और अर्बन एरियाज में कैजुअल लेबर वर्क की वजह से होता है। तो रेनी सीजन में जो कंस्ट्रक्शन साइट्स के जो लेबर है उनको काम नहीं मिलता, तो जिसकी वजह से सीजनल हंगर होता है। नाउ इंडिया जो है वो आफ्टर इंडिपेंडेंस के बाद इंडिया का जो मेन एम रहा है कि वो इंडिया को सेल्फ सफिशिएंट बना दे फूड ग्रेन्स में। सो आफ्टर इंडिपेंडेंस इंडियन पॉलिसी मेकर्स एडॉप्टेड ऑल मेजर्स टू अचीव सेल्फ सफिशिएंसी इन फूड ग्रेन्स। सेकेंड की इंडिया ने एक न्यू स्ट्रैटेजी अपनाया था एग्रीकल्चर में जो कि था ग्रीन रिवोल्यूशन, और वो स्पेशली वीट और राइस के प्रोडक्शन के लिए था। सो द हाईएस्ट रेट ऑफ ग्रोथ जो कि अचीव हुआ था पंजाब और हरियाणा में, जहां पर फूड ग्रेन्स का जो प्रोडक्शन है वो 78.9 मिलियन टन्स हुआ था 2012 और 13 में। वहीं फूड ग्रेन्स का प्रोडक्शन उत्तराखंड, झारखंड, असम, तमिलनाडु में वो ड्रॉप कर गया है, यानी कि बहुत ही कम हुआ है, जबकि वेस्ट बंगाल और उत्तर प्रदेश में राइस की खेती जो है वो ज़्यादा बढ़ गई है, यानी कि राइस का प्रोडक्शन जो है वो बढ़ गया है। तो ये 2012 और 13 के डेटा के हिसाब से है। नाउ फूड सिक्योरिटी इन इंडिया। तो इंडिया हैज़ बिकम सेल्फ सफिशिएंट इन फूड ग्रेन्स ड्यूरिंग द लास्ट 30 years because of the variety of crops grown all over the country. Now the availability of food grains even in adverse weather condition at the country level has further been ensured with a carefully designed food security system by the government. तो कुछ फूड सिक्योरिटी सिस्टम की वजह से जो अवेलेबिलिटी है फूड ग्रेन्स का एडवर्स वेदर कंडीशन में भी वो भी इम्प्रूव हुआ है। कैसे? 2 इम्पॉर्टेंट सिस्टम की वजह से। पहला है बफर स्टॉक और दूसरा है पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। तो बफर स्टॉक क्या होता है? बफर स्टॉक वो स्टॉक ऑफ फूड ग्रेन्स होते हैं, नेमली वीट एंड राइस, जिन्हें गवर्नमेंट जो है वो खरीद लेता है थ्रू FCI, यानी कि फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के थ्रू वो फार्मर्स से खरीद लेता है और फिर वो उसे स्टोर करके रखता है। जब फूड का शॉर्टेज होता है तो उस फूड को यूटिलाइज किया जाता है। तो जहाँ पर सरप्लस प्रोडक्शन होता है, यानी कि जहाँ पर ज़्यादा प्रोडक्शन होता है, वहाँ पर FCI यानी कि फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया जो है वो राइस और वीट को फार्मर्स से खरीद लेता है। थर्ड की जो फार्मर्स होते हैं उन्हें उनके क्रॉप्स के लिए प्री अनाउंस्ड प्राइस दिया जाता है, यानी कि पहले से ही उनको अनाउंस कर दिया जाता है कि आपको क्रॉप्स के लिए इतना पर केजी वीट या राइस के लिए इतना प्राइस मिलेगा। तो उसके हिसाब से जो फार्मर्स होते हैं वो सेल करते हैं अपने क्रॉप्स को।
तो इस प्राइस को मिनिमम सपोर्ट प्राइस कहा जाता है। तो ये जो मिनिमम सपोर्ट प्राइस है, ये गवर्नमेंट हर साल क्रॉप्स को उगाने से पहले फार्मर्स को बता देती है ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन कर सके और ज़्यादा से ज़्यादा मुनाफा कमा सके। फिफ्थ की, जो गवर्नमेंट फूड ग्रेन्स को खरीदती है उन्हें ग्रेनरीज में स्टोर करके रखा जाता है। और सिक्स्थ की, तो ऐसा क्यों किया जाता है ताकि इन फूड ग्रेन्स को डेफिसिट एरियाज़ में डिस्ट्रीब्यूट किया जा सके या फिर अमॉन्ग पुअर एरियाज़ में डिस्ट्रीब्यूट किया जा सके एक लोअर प्राइस से, यानी कि मार्केट का जो प्राइस है उससे कम प्राइस में डिस्ट्रीब्यूट किया जा सके। तो इस प्राइस को इशू प्राइस कहा जाता है। और ये जो फूड ग्रेन्स है ये तब काम आता है जब शॉर्टेज ऑफ फूड होता है, नेचुरल कैलामिटीज़ की वजह से या फिर एडवर्स वेदर कंडीशन की वजह से जब फूड का कमी आ जाता है, फूड का शॉर्टेज आ जाता है, तब ये फूड ग्रेन्स जो है वो काम आते हैं। नाउ पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, तो ये जो फूड ग्रेन्स जो गवर्नमेंट खरीदती है एफसीआई के थ्रू, इसे राशन शॉप्स के थ्रू पुअरेस्ट सेक्शन ऑफ द सोसाइटीज़ में पहुंचाया जाता है। इसे पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम कहते हैं। तो जो राशन शॉप्स है ये अब मोस्ट लोकेलिटीज़, विलेजेस, टाउन्स और सिटीज़ में आज प्रेजेंट है। तो ये जो राशन शॉप्स है इन्हें फेयर प्राइस शॉप्स भी कहा जाता है, जो कि अपने पास फूड ग्रेन्स, शुगर, केरोसिन, ऑयल एक्सेट्रा रखती हैं ताकि इन आइटम्स को वो लोगों को मार्केट प्राइस से कम प्राइस में सोल्ड कर सकें। तो वो मार्केट प्राइस से कम प्राइस में लोगों को चीज़ें बेचती हैं। नाउ ड्यू टू हाई इंसिडेंस ऑफ पॉवर्टी लेवल, जैसा कि NSSO ने रिपोर्ट किया था, तो 3 इम्पॉर्टेंट फूड इंटरवेंशन प्रोग्राम्स लॉन्च हुए थे, जो कि है पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, दूसरा है इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विसेज जो कि इंट्रोड्यूस हुआ था 1975 में ऑन एन एक्सपेरिमेंटल बेसिस, और तीसरा है फूड फॉर वर्क जो इंट्रोड्यूस हुआ था इन 1977 एंड 1978। सो नेक्स्ट टॉपिक इज़ आवर पॉवर्टी एलिविएशन प्रोग्राम्स। तो आजकल बहुत सारे पॉवर्टी एलिविएशन प्रोग्राम्स हैं जो कि ज़्यादातर रूरल एरियाज़ में हैं। प्रोग्राम्स जैसे कि PDS यानी कि पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम और मिड डे मील एक्सेट्रा आर फूड सिक्योरिटी प्रोग्राम्स। तो ये सभी जो है वो फूड सिक्योरिटी प्रोग्राम्स है। तो ज़्यादातर जो पॉवर्टी एलिविएशन प्रोग्राम्स होते हैं वो फूड सिक्योरिटी को एनहांस करते हैं। नाउ एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम्स जो होते हैं वो फूड सिक्योरिटी को ज़्यादा कंट्रीब्यूट करते हैं। कैसे? बाय इंक्रीजिंग द इनकम ऑफ द पुअर। तो जो पुअर पीपल हैं उनके इनकम को इंक्रीज़ करके फूड सिक्योरिटी को जो एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम्स है वो ज़्यादा कंट्रीब्यूट करते हैं। नाउ करेंट स्टेटस ऑफ पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। तो पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम जो है वो एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट स्टेप है जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने लिया था टुवर्ड्स इंश्योरिंग फूड सिक्योरिटी। नाउ बिगनिंग में जो कवरेज था पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम का वो यूनिवर्सल था, यानी कि कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं था बिटवीन पुअर एंड नॉन पुअर। तो 1992 में रिवैम्प्ड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम जो है वो इंट्रोड्यूस हुआ था कंट्री के पूरे 1700 ब्लॉक्स में, यानी कि 1700 ब्लॉक्स में, ताकि वो पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के बेनिफिट्स को रिमोट और बैकवर्ड एरियाज में प्रोवाइड कर सके। तो फ्रॉम जून 1997 in a renewed attempt, targeted public distribution system was introduced to adopt the principle of targeting the poor in all areas। तो सारे एरियाज़ में पुअर को टारगेट करने के लिए टारगेटिंग पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम जो है वो इंट्रोड्यूस हुआ था। तो ये फर्स्ट टाइम था जब एक डिफरेंट प्राइस पॉलिसी अडॉप्ट हुआ था पुअर के लिए और नॉन पुअर के लिए, अलग अलग प्राइस पॉलिसी अडॉप्ट हुए थे। इन द ईयर 2000 2 स्पेशल स्कीम्स लॉन्च हुए थे। पहला है अंत्योदया अन्न योजना और दूसरा है अन्नपूर्णा स्कीम। तो ये 2 स्कीम्स है जो कि टारगेट करते हैं पुअरेस्ट ऑफ द पुअर को और इंटीजेंट सीनियर सिटीजन्स को। नाउ मेरिट्स ऑफ द पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम या एडवांटेजेस क्या है पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम का। तो बहुत सारे ईयर्स में जो पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है उसने प्रूव किया है कि पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम जो है वो एक इफ़ेक्टिव इंस्ट्रूमेंट है इन स्टैब्लिशिंग प्राइजेस लगाना और फूड को कंज्यूमर्स तक पहुंचाना उतने ही रेट में जितना वो अफोर्ड कर सके, उन प्राइजेस में पहुंचाना जितना वो अफोर्ड कर सके।
दूसरा कि उसने वाइड स्प्रेड हंगर और फेमाइन को अवॉइड किया है। कैसे? बाय सप्लाइंग फूड फ्रॉम सरप्लस रीजन ऑफ द कंट्री टू द डेफिसिट वन, यानी कि कंट्री के जिस रीजन में सरप्लस प्रोडक्शन होता है, ज़्यादा प्रोडक्शन होता है, वहाँ से फूड ग्रेन्स लेकर और जहाँ पर बहुत कम प्रोडक्शन हुआ है उस रीजन में पहुँचाता है। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था कि जो गवर्नमेंट है वो फार्मर्स को प्राइसेस बता देती है उनके खेती से पहले ही कि आपका ये रेट रहेगा और आप अपने वीट और राइस या फिर अपने जो ग्रेन्स है उसको इस रेट में सेल कर सकते हैं, तो वो पहले से बता देती है। तो इसकी वजह से जो फार्मर्स है वो अपना ज़्यादा प्रोडक्शन कर सकते हैं और उनका जो इनकम है उसका एक सिक्योरिटी भी रहता है। नाउ डीमेरिट्स ऑफ पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। अब डिसएडवांटेजेस या चैलेंजेस क्या है पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम का? तो पहला है कि हमारे कंट्री से जो हंगर है वो आज भी ख़त्म नहीं हुआ है। आज भी बहुत सारे लोग हैं जो भूखे रहते हैं, डिस्पाइट कि हमारे जो ग्रेनरीज है उसमें ग्रेन्स जो है, जो अनाज है वो भर भर के रहता है। इसके बावजूद भी बहुत सारे लोग जो है वो भूखे रहते हैं, क्योंकि जो FCI गोडाउन्स है उनमें ग्रेन्स तो रहता है लेकिन बहुत सारे ग्रेन्स जो है वो सड़ जाते हैं, ख़राब हो जाते हैं और कुछ को चूहे जो है वो खा लेते हैं। दूसरा कि वाटर का ज़्यादा यूटिलाइजेशन की वजह से इन्वायरमेंट जो है वो डिग्रेड हुआ है और जो वाटर लेवल है वो बहुत ही नीचे चला गया है और बहुत सारे स्टेट्स में सस्टेनेबिलिटी जो है एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट में वो भी बहुत ज़्यादा ही थ्रेटन हुआ है, इफ़ेक्ट हुआ है। तीसरा कि जो पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन डीलर्स है वो क्या करते हैं कि वो ग्रेन्स को ओपन मार्केट में सेल कर देते हैं ज़्यादा प्रॉफिट कमाने के लिए। चौथा कि जो डीलर्स होते हैं वो बहुत ही ख़राब क्वालिटी का ग्रेन्स जो है वो राशन शॉप्स में बेचते हैं। पांचवा कि वो राशन शॉप्स को इरेगुलर टाइम्स पर खोलते हैं। तो जो कार्ड्स होते हैं राशन कार्ड्स वो 3 तरह के होते हैं। एक होता है अंत्योदया कार्ड्स जो कि पुअरेस्ट ऑफ द पुअर के लिए होता है। दूसरा होता है BPL कार्ड्स यानी कि बिलो पॉवर्टी लेवल, जो कि पॉवर्टी लाइन से जो नीचे आते हैं उनके लिए होता है। और एक होता है APL कार्ड्स यानी कि अबव पॉवर्टी लेवल। तो जो प्राइस होता है APL फैमिली के लिए यानी कि अबव पॉवर्टी लाइन फैमिलीज़ के लिए वो ऑलमोस्ट ओपन मार्केट के प्राइस से ज़्यादा होता है या फिर ओपन मार्केट के प्राइस जितना ही होता है। तो ये कुछ चैलेंजेस या फिर डिसएडवांटेजेस है पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम का। नाउ रोल ऑफ कोऑपरेटिव्स इन फूड सिक्योरिटी। तो जो कोऑपरेटिव्स है वो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं फूड सिक्योरिटी में, स्पेशली सदर्न और वेस्टर्न पार्ट्स ऑफ इंडिया में। तो जो कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ है वो अपना शॉप्स जो है वो सेटअप करती है और वो अपने गुड्स को लो प्राइजेस में सेल करती है पुअर लोगों को, गरीब लोगों को। तो तमिलनाडु में जितने भी फेयर प्राइस शॉप्स हैं उनमें से 95% जो है वो कोऑपरेटिव्स चलाते हैं। तो दिल्ली में मदर डेयरी जो है वो लोगों को मिल्क और वेजिटेबल्स जो है वो सेल करती है, कंज्यूमर्स को सेल करती है एक कंट्रोल रेट में जो कि दिल्ली गवर्नमेंट ने डिसाइड किया है। यानी कि वो लोगों को मिल्क और वेजिटेबल्स उतने ही रेट में बेचती है जितना कि दिल्ली गवर्नमेंट ने डिसाइड किया है। So, Amul is another success story of cooperatives in milk and milk products in Gujarat. Amul has brought about the white revolution in country. तो ग्रेन बैंक्स जो है वो महाराष्ट्र में स्लोली बढ़ रहे हैं। द ADS यानी कि एकेडमी ऑफ डेवलपमेंट साइंस, तो द ADS ग्रेन बैंक प्रोग्राम जो है वो लॉन्च हुआ है और वो एक सक्सेसफुल और इनोवेटिव फूड सिक्योरिटी इंटरवेंशन है। तो महाराष्ट्र में एकेडमी ऑफ डेवलपमेंट साइंस यानी कि ADS ने एक नेटवर्क सेटअप किया है NGOs का, जो कि ग्रेन बैंक्स डिफरेंट रीजन्स में बिठाते हैं। तो वो क्या करती है कि वो ग्रेन बैंक्स सेटअप करती है विद द हेल्प ऑफ NGO और फिर इन्फ्लुएंस द गवर्नमेंट पॉलिसी ऑन फूड सिक्योरिटी।